एक खूबसूरत सवेरा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और हमारे प्रोग्राम बेसिक्स विद दिव्या में भी आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होने जा रहा है इस प्रोग्राम पर और ये दूसरा टॉपिक बहुत ही गंभीर है। एक ऐसा टॉपिक जिसमें हर भारतीय नागरिक को जरूर इंटरेस्ट होगा और वो है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण किताब के बारे में, भारत का संविधान। यूं तो सब हम भारत के संविधान के बारे में जानते हैं कि हम भारत के संविधान से ही चलते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हर सिटीजन्स पर लागू होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उसको बनाने के पीछे की मेहनत क्या रही होगी? तो हम उसी पे से पर्दा उठाने वाले हैं। जी हाँ, भारत का संविधान बनाने का जो प्लान था वो इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू हो चुका था। और सोचिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस समय के नेताओं और फ्रीडम फाइटर्स के लिए अपने देश का कानून, अपने देश का संविधान लाना कितना कठिन रहा होगा, उनको कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। तो हम उसी पर बात करेंगे, उस हिस्ट्री पर बात करेंगे कि आखिर कैसे बना हमारा संविधान। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप जानते हैं कि संविधान बनाने के लिए ही भारत का सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जाना जाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने के लिए ही सबसे पहले बनाया गया था। तो हम इस पूरे हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि आज वो 1934 का दौर, जब पहली बार भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को सामने रखा गया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे चलकर भारत के संविधान का फॉर्मेशन करने वाली थी और इसका आइडिया M.N. रॉय ने दिया, जो उस समय के कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया आज का CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यूं तो 1934 में इसका आइडिया दिया गया, पर उस समय भारत आज़ाद नहीं था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए भारत के नेताओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट की अनुमति लेनी थी। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट में अनुमति देने में 6 साल लगा दिए और आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में स्वीकारा। पर क्या सच में ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को मान गई थी? 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स नाम का मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट भारत आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक ड्राफ्ट प्रपोजल देता है और कहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पारित करें। इससे समझिए कि वहाँ इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश हुकूमत अपने हिसाब से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन्वॉल्व्ड हों। पर इस प्रपोजल को, इस ड्राफ्ट को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग उस समय भारत का विभाजन चाहती थी, साथ ही वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत में बनवाना चाहती थी। पर ब्रिटिश सरकार ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को खारिज करते हुए सिर्फ 1 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को स्वीकारा। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन का काम शुरू हुआ। 389 मेंबर्स इंडिया में कहां से खड़े होंगे, इलेक्शन कहां होगा, सीट का जो बंटवारा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करने वाली थी। आप आज के इलेक्शन से समझिए कि हर स्टेट्स में डिफरेंट, उसके पॉपुलेशन के हिसाब से डिफरेंट सीट्स होते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस के भी जो सीट्स थे वो
उसका डिसीजन पावर किसके हाथों में था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 389 सीट्स में से 296 सीट अपने पास रख लिए। मतलब ये सीट्स उन्हीं प्रदेशों, उन्हीं राज्यों से आने वाले थे जो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर थे, और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दे दिए। अपने 296 सीट्स को 2 भागों में विभाजित किया। 292 सीट्स के जो मेंबर्स थे वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस से लाने के लिए सोचा गया। ये जो प्रोविंस का मतलब यहाँ प्रदेश है, और ये जो गवर्नर प्रोविंसेस थे ये वो प्रदेश थे जहाँ गवर्नर उस प्रदेश का हेड हुआ। ब्रिटिश प्रोविंस ने अपने प्रदेशों में जो सीट्स थे उनको 3 बेसिस पे एलोकेट किया। पहला मुस्लिम सीट, दूसरा सिख सीट और तीसरा जनरल सीट, जिसमें हिंदू और वगैरह आ गए। मतलब वो डायरेक्ट पब्लिक इलेक्शंस नहीं थे, इसमें सारे भारत के नागरिक वोट नहीं कर सकते थे। इस इलेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव जिस कम्युनिटी का होता था उसी कम्युनिटी के द्वारा वोटिंग होती थी, और ये इलेक्शन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में होता था। मतलब प्रदेशों में, हर प्रदेश में एक लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करता था। जैसे कि आजकल हमारे स्टेट में भी एक असेंबली का गठन होता है, और उसमें 30 से 80 के बीच मेंबर्स होते थे, और वही सब मेंबर्स चूज करते थे। वोटिंग राइट उन्हीं सब मेंबर्स के पास था। जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को 296 सीट अलॉट किए गए थे, उनके इलेक्शन जुलाई अगस्त 1946 में हुए, और इनमें से 108 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस ले गई। 73 सीट 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीत लिया, और जो 15 सीट बची हुई थी उसे कुछ निर्दलीय और अलग अलग जो ग्रुप्स के लोग थे उन्होंने जीता। अनबायस्ड इलेक्शन था, जिसमें कि सभी कम्युनिटी को, जैसे कि हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, एससीज, एसटीज और साथ ही वुमेन्स को भी जगह दी गई थी। इस असेंबली में उस समय के सारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मौजूद थे, सिवाय एक के, और वो थे महात्मा गांधी। ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये मेरी छोटी बहन है, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। बेल बटन शेयर भी, और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा।